नमस्कार दोस्तों, द टेक्निकल बॉय 99 स्टूडियो में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, बातचीत करने के लिए बहुत दूर से आए हैं, नोएडा से आए हैं, रोजगार विद अंकित के सर आए हैं, अविनाश सर आए हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द टेक्निकल बॉय 99 स्टूडियो में, और वीरों की भूमि महोबा में बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसा लगा सर आपके महोबा में आके? जी देखिए, सुनते ही आ रहे हैं पहले तो आला उदल जैसे योद्धाओं के बारे में जी, और मन भी करता है ऐसी जगह पर आकर थोड़ा सा संपर्क आए, वायु का संपर्क, मृदा का संपर्क हो, और उसके बाद फिर मतलब एक ऊर्जा जैसे सुनी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो गई बच्चों में भी, आप सबके माध्यम से। तो ऐसा लगा नहीं कि हाँ वास्तव में हम इतिहास के उन पन्नों में ना बैठे हों, वो पूरा का पूरा फील हुआ और काफ़ी अच्छा था। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, अनुशासन जी। कभी ऐसा होता है ना कि योद्धाओं में एक साहस होता है, तो साहस से पहले अनुशासन होता है, तो बहुत अच्छा लगा अनुशासन देखकर। और उसके बाद जो रोमांच, हाँ वो सर लाइनें भी महोबा की, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, वो लाइनें थी। आज सर वो टाइटल बदल रहा है, यहाँ की युवाओं ने बदल रखा है। हाँ। बड़े पढ़ैया महोबे वाले जिनका पढ़ा ना जाए खाली, एक टॉपर जाना पाए दूसरा टॉपर भी आ जाए। बिल्कुल शाबाश। तो सर क्या प्लान था महोबा, कब से आने का प्लान था, कैसे सब ये संभव हुआ? दरअसल ऐसा है कि महोबा एक बुंदेलखंड क्षेत्र है जी, और बहुत सारे लोगों का ध्यान होता भी है, बहुत सारे लोगों का ध्यान होता भी नहीं है। तो 2024 में रोजगार विद अंकित ने ट्यूशन्स के लिए बच्चों का सम्मान अरेंज किया था। तो 2024 में हमारे एक महोबा के डिस्ट्रिक्ट टॉपर पीसीएम से रैंक 1 हरिंद्र जी, तो हमारे मकरबई गांव से बगल ही से महोबा यहीं पास से ही है ना। हाँ, तो मैं गया था वहाँ पर, तो तब पता चला कि हाँ दूर दराज के जिलों में भी मतलब इस तरीके से प्रतिष्ठित जो पढ़ाइयाँ चलती हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, काफी होनहार बच्चे हैं। तब मुझे आइडिया लगा कि हाँ सिर्फ एक नगरीकरण वाली जो स्थिति है उसी में लोग नहीं है, उसी में बच्चे नहीं, सीमित नहीं है। बच्चों को बस निखारने की बात करनी चाहिए। अगर वो निखर गए तो उनकी पढ़ाई की स्थिति सुदृढ़ होगी, बहुत सारी चीज अच्छी भी होगी। तो मैंने उसी वक्त कहा कि महोबा एक बार आना है और महोबा के और बाकी बच्चों से मिलना है, आप सबसे भी मिलना है। महोबा आके आपको बच्चे भी बहुत उत्साह थे, आपने भी उत्साह वो दिख रहा था कि बच्चों के मिलने का। क्या लगा आपको कीरत सागर आप घूमे, क्या लगा सर? आपने बहुत वहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, तैयारी करने वाले भी सर जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे क्लब चलते हैं। क्या देख के सर आपको लगा कि आप तो बहुत है बड़ी फैकल्टी भी पढ़ाते हैं, आप ही खुद है, और बहुत है ऑनलाइन भी देते हैं, बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, तो क्या सब ये देख के आपको कीरत सागर देख के कैसा लगा, बच्चों को देख कर कैसा लगा सर? शुरुआत में जब हम गए थे, आप ले गए थे जी, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जी, और आगे चलकर फिर बहुत सारे लड़के आराम से बैठ के पढ़ रहे थे। तो मुझे देखकर लगा मुझे कि क्या ही मतलब कर रहे होंगे शायद। तो आपने बताया कि शायद ये ऐसे पढ़ते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं। मैं कहा एक बार जाकर देखूं, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई, जिज्ञासा हो गई। जब देखा तो वास्तव में उनका एक सिस्टम अच्छा है। जो क्लब में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आराम से 3, 4, 5, 6 बच्चे एक छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरा का पूरा एक राउंड फिगर उन्होंने बना रखा था कि जिस बच्चे को जो नहीं आ रहा था वो साइड वाले से पूछ ले रहा था। और ये टेक्निक वास्तव में एक लाइब्रेरी टेक्निक से कहीं ज्यादा अच्छी है। लाइब्रेरी में कंप्लीट साइलेंस तरीके से काम होता है। अगर आप बहुत ही कंप्लीट साइलेंस में पढ़ लोगे तो दिमाग के चौक होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक टेक्निक थी पूरे हमारे, अगर भारतवर्ष में देखी जाए तो गुरुकुल जैसा। हम गुरुकुल को प्रेरणा देते हुए इन चीज़ों को निखार सकते हैं कि वो वहाँ पर जमीन में बैठते हुए हमें भूमि से जुड़े हुए एक ऊर्जा भी मिलती है, और वास्तव में लगता भी है कि हाँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में कितना अच्छा शानदार पढ़ रहे हैं, अपने साथियों के साथ पढ़ रहे हैं और किसी के संपर्क में पढ़ रहे हैं। तो वो संपर्क में जो उनके सीनियर हैं वो खुद ही सिलेक्टेड हैं, तो क्यों ना प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो उनको तो बेहतर गाइडेंस मिलेगी, उनको भटकना नहीं पड़ रहा। तो ये काफी अच्छा मैंने सिस्टम देखा, और ऐसा सिस्टम मैंने वैसे दूसरे जिलों में नहीं देखा। मैं महोबा आकर ही पता चला, बाकी तो सब बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं। सर आपकी मुस्कान से मुझे ये नजर आ रहा है कि महोबा आके आपको बहुत अच्छा फील हुआ। जी, मैं बहुत ज्यादा, मुस्कान तो बहुत छोटी अधूरी चीज मैं मानूंगा। वो शब्द अगर मैं व्यक्त भी कर दूं तो शायद हो सकता है कि मतलब उसको पढ़ने वाला भी खुश हो जाए। बट ये मुस्कान तो बस इस वजह से कि अच्छा लगना भी है, और उस वक्त भी अच्छा लगवाना है बच्चों का जब लगातार बैक टू बैक सिलेक्शंस होंगे बच्चों। अब सर बात आती है, आपने तैयारी की बात कर ली, कंपटीशन की बात कर ली, आप इंटरमीडिएट का पढ़ाते हैं जी। इंटरमीडिएट का बच्चा आजकल भटक रहा है बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल। वो ऑनलाइन में जाए या ऑफलाइन में जाए, किस में बेहतर फील करे सर? क्या करना, क्या आपके हिसाब से क्या बेहतर है? हाँ देखिए सर, एक टॉपिक है 12th के बाद क्या करें, शायद आप उसको सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा रीच उसी की। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये सिर्फ एक कहने वाली बात है सर।
मैं ही एक टीचर हूँ ऑफलाइन, मैं ही आकर ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या कंटेंट कुछ अलग दे दूंगा? नहीं कर सकता। उसमें ऐसा दायरा बन जाता है कि ऑफलाइन बेहतर है, ऑनलाइन बेहतर है, ये कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ एक समानता के पद पर है। वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत दूर जाकर नहीं पढ़ सकता, या बहुत मोटी फीस नहीं दे सकता, या बारिश में नहीं जा सकता, या उसका घर ऐसे क्षेत्र में है, उसको ऑनलाइन प्रीफर कर लेना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे को लगता है जी मैं ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, मेरा कनेक्टिविटी टीचर के साथ होनी चाहिए, उसको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। कोई इशू ऐसा है भी नहीं। लेकिन ये एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि हम ऑनलाइन वाले हैं, आप ऑफलाइन वाले हैं, तो हम बेहतर हैं, आप बेहतर हैं। एक शिक्षक बेहतर है, और एक शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वास्तव में हम किसी बच्चे को इतना बुरा कर दें या किसी बच्चे को बहुत अच्छा कर दें। तो ये तो मेरे शब्द हैं। बाकी बच्चे को उस तरीके से पढ़ना चाहिए कि उसको माँ बाप का चेहरा हमेशा दिखना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़े चाहे ऑनलाइन में पढ़े। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मैं वास्तव में जिम्मेदारी उठा सकूं भविष्य में। सर बात आती है, आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छे गुरु को कैसे पहचाने, एक बेहतर टीचर कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या बच्चे को देख के जानी चाहिए? क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सर बहुत ज्यादा है बच्चे में इस समय। जी देखिए, गुरु की परिभाषा तो एक पहली बात तो कुछ शब्दों में नहीं दी जा सकती। मैं इस बात कहूंगा कि जो जिस तरीके की जनरेशन है, जो जमाना चल रहा है, उसमें दो तरीके की कहानियां हैं। एक तो सिलेक्शंस की, कि आपको जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस दे जाए, एक जो आपको जिंदगी में कुछ ऐसा सिखा जाए कि आप उसके दम पर कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास जो कमी हो रही है, उन बच्चों की कमी हो रही है, वो नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी में ये नहीं समझ पा रहे कि वास्तव में मैं आगे चलकर अगर मेरे पास ये नहीं हुआ तो मैं आगे अपनी जिंदगी को कैसे करूंगा। तो आप उन बच्चों को जरूर बताइएगा मेरे माध्यम से कि कुछ 2, 4, 3 क्वेश्चंस अपने अंदर ऐसे सेट रखें, नॉन सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट्स अलग, कि वास्तव में वो उसमें उलझा है हमेशा, और उसका आंसर उसको सटीकता से मिल जाए, जिसमें वो प्रसन्नचित्त होकर जाए। तो 3-4 क्वेश्चन, चाहे उसके घर की जिम्मेदारी से लेकर है, चाहे समाज से लेकर है, चाहे वो धार्मिक स्थिति पर है, चाहे किसी भी है। गुरु का मतलब है कि उनको बताकर उसको उस रास्ते पर रखे कि वो आगे चलकर कुछ भी कर जाए। तो वो 3-4 क्वेश्चन एक बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि क्या माँ बाप से बेहतर भी कोई हो सकता है? क्या मैं एक समाज में हमारे गरीब तबके के कुछ लोग हैं, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? तो ये मोरल क्वेश्चंस अगर वो गुरु बता दे, या आपको XYZ के नाम दे दे, और वो प्रसन्नचित्त हो जाए कि हाँ मैं अब ये कर सकता हूँ, तो वो गुरु है। सर बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, कहते हैं यदि कई टीचर ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती, वो पढ़ाने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ, कोई ने कहा कि आप ट्राई किए सरकारी नौकरी के लिए आपने कभी? जी, मैं एक और बात बता दूं इसमें। राम जी गए थे गुरुकुल, और बाकी सब जितने भी राजा हुए सब गुरुकुल गए। गुरुकुल में मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं दिखा जिसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने ट्राई किया हो, या गुरुकुल में उस वक्त राम जी के गुरु ने कहीं ट्राई करा हो मेरी एक नौकरी लग जाए किसी महल में। नहीं, गुरु का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि उसने वो सब्जेक्ट में PhD कर रखी हो तो वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा। रामानुजन जी थे, उन्होंने ऐसी प्रमेय भी सिद्ध करी थी, खुद की बनाई हुई थी, किसी के बिना सहारे के। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम सब्जेक्ट में बहुत सारी नॉलेज लेकर बैठ गए तो हम कर लेंगे, या मैंने सरकारी नौकरी नहीं ली तो मैं एक गुरु कैसे बन सकता हूँ, या मैंने CGL क्रैक नहीं करा तो मैं CGL का पढ़ाने लग रहा हूँ। दरअसल मैं अपने एक सब्जेक्ट में अगर मैं होनहार हूँ, मैं उसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल में दिखा सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ, तो एक गुरु का पद अपने आप आ जाता है। वास्तव में मेरे लिए वो भी गुरु है। एक क्लास में बैठा हुआ वो होनहार बच्चा जो 3-4 बच्चों को बताता है, वो भी गुरु है। हम हमेशा सोचते हैं कि एक उच्च कोटि का एक ऐसा बंदा आ जाए कि हमें सब कुछ एक साथ बता दे। नहीं, गुरु हमसे छोटी उम्र का भी होगा, गुरु जानवर भी होंगे, गुरु हर एक चलता हुआ वो व्यक्ति है जिससे आपको सीख रहे हैं। तो वो तो है ही नहीं कि मेरी जॉब नहीं लग रही तो मैं पढ़ाने नहीं लग रहा, ऐसा कुछ। जी, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, व्यक्तिगत रूप से काफ़ी जॉब मैंने छोड़ी भी है, लगी भी होंगी, तो उस पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि आप वास्तव में चाहते क्या है। अगर आप किसी एक बंदे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो क्या केमिस्ट्री के पद पर आपको कुछ चीज समझा पा रहा है, नहीं समझा पा रहा? अगर वो H2O रटवा रहा है और वो पानी बनाकर दिखा रहा है तो आपको जमीन आसमान के अंतर पे आपको खुद समझ में आ जाएगा मुझे कहाँ रहना, मुझे समझ में आ रही है। अब बात आती है सर, बच्चे जो हार मानने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे 12th में हो या ग्रेजुएशन में तैयारी करने में। बहुत से ऐसे हमारे ग्रामीण तबके के हैं, आर्थिक तंगी से जूझते हैं, कई होते हैं कि हमसे नहीं हो पाए। उनके लिए क्या मोटिवेशन करना चाहिए? क्या मोटिवेशन ही काफ़ी है या फिर कैसे ये चीज़ें होनी चाहिए? जी, मोटिवेशन तो देखिए बीच बीच में मिलना चाहिए।
मोटिवेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसा मोटिवेशन जो वास्तव में कुछ शब्द बुनकर बोल दिए गए। मोटिवेशन अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ घटित हुआ है और आपने उसको उतार दिया किसी की ज़िंदगी में और वो अच्छा खासा कुछ बढ़िया कर गया, यही कि मोटिवेशन है। जाने माने सर हैं हमारे नवीन सर, रोजगार विदंकित के। मुझे नहीं लगता कि उनको कभी एक नई साइकिल मिली होगी जी। वो ऐसी साइकिल पे चलते थे जो मेरे ख्याल से कबाड़ में कटने वाली साइकिल होगी। वो उस पर 8 किलोमीटर दूर से आते थे पढ़ने, और ऐसे भी नहीं कि मतलब रोटी सब्जी के अलावा अगर जिस टाइम पनीर बनता होगा उस टाइम हमारे लिए पार्टी होती थी। तो हम भी उसी स्थिति से निकल कर आए और हमें मोटिवेट करने वाली हमारी परिस्थिति आ रही है। हमेशा मोटिवेट परिस्थितियों पर डालिए। अगर आपकी परिस्थिति है कि वास्तव में आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो आपका मोटिवेशन वो परिस्थितियां ही मिलती रहेंगी। आपके माँ बाप की उम्र जब गुजरती रहेगी तो वो आपका मोटिवेशन होगा। वो जिम्मेदारियां जब आपके कंधे पर आने लगी वो मोटिवेशन होगा। दरअसल क्या होता है ना, यहाँ पर हर एक बच्चा वास्तव में मोटिवेटेड खुद ही है, लेकिन कुछ जो तत्व होते हैं, जो नकारात्मक तत्व हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कि नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाना चाहिए, 4 लोग जोड़ देने चाहिए, तुम्हें एक काम यहाँ कर लेना चाहिए। हाँ, भटकाव हो। तो ये जो भटकाव है, उस भटकाव में 2 लोगों को बहुत जिम्मेदारी निभानी होती है। एक तो घर में माँ बाप, एक जो उनके टीचर्स हैं। अगर बड़े भाई बहन है तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो उस बच्चे को नहीं देख पा रहे तो वो डिमोटिवेट भी होंगे, आगे वो पढ़ाई भी छोड़ेंगे, आगे वो पढ़ाई से गैप भी लेंगे और आगे चलकर उनका भविष्य। सर अब बात आती है, माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे इस टाइम पे ज़्यादातर। आपने देखा हो सब ये ऑनलाइन जब से चल गया, फेसबुक, यूट्यूब, आपने अभी कीरत सागर में बात की, इंस्टा की, विराट कोहली का आपने उदाहरण दिया कि विराट कोहली ने पहले अपनी इमेज बनाई, ब्रांड वैल्यू बनाई, इसके बाद उसने इंस्टा बनाया, उसके मिलियन फॉलोवर हो गए। तो आज का स्टूडेंट पहले व्हाट्सएप यूज करता है, पहले इंस्टाग्राम यूज करता है, बाद में अपना सोचता है कि मैं रील बनाऊं फिर फेमस हूं। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक कैसे? देखिए, अगर कोई बच्चा रील बना रहा है जी और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है जी, तो वो रील बनाना उसका 100% चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक टाइम पास कर रहा है कि मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए रील बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊँ गली मोहल्ले में। तो फेमस होके भी क्या करोगे? भोकाल बना के भी क्या कर लोगे? एक गली मोहल्ले में तो कोई भी जान जाएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र को बताने के लिए जी एक ही आपके पास एक तरीका है। जब या तो आप एक अच्छे वैल्यू को कंसीडर करें, आप कुछ ऐसे बने, आप कुछ इस तरीके से चीजें दें जो वास्तव में अपने समाज को सकारात्मक दृष्टि दें जी। ऐसे नहीं कि मैं चोर बन जाता हूँ, एक खतरनाक चोर बन जाऊं तो मैं फेमस हो जाऊंगा। फेमस हो जाओगे लेकिन नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में कभी फेमस नहीं होना, हमेशा फेमस होना है पॉजिटिव वे में जी। जिस टाइम आप पॉजिटिव वे में फेमस होने लगे, आप चाहे क्रिएटिव रील्स बनाइए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप किसी भी पद पर जाइए, आप हमेशा। टैलेंट ज्यादा मायने रखता है या फिर मार्क्स? कईयों का टैलेंट बहुत ज़्यादा हो लेकिन मार्क्स कम हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट होते हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कईयों के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 95-96% आ जाते हैं, लेकिन टैलेंट नहीं होता है। तो सर इसमें कैसा असमंजस बैठा है कि टैलेंट को मायने रखना चाहिए या खुद की जो क्रिएटिविटी है उसको आगे? देखिए सर, किसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। जैसे हमारा कोई डिफेंस में हमें किसी को कोई पोस्ट मिली जी, तो उसमें जो अधिकारी लोग या ऑफिसर्स रैंक के होते हैं वो आपको जज करते हैं इंटरव्यू से जी। उससे पहले वो आपके मार्क्स भी देखते हैं। तो मार्क्स का आना ना आना वो अलग स्थिति है जी। लेकिन अगर हमें एक दिमाग में होती है कि अगर इसके 96-97% आए जी, तो वास्तव में वो बच्चा शानदार होगा जी। हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं हटा सकते कि मान लो किसी कारण उसके 70% नंबर रह गए जी, लेकिन वो उसकी स्किल्ड अच्छी है जी, तो हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। तो मार्क्स का तो खेल यहाँ पर है कि आपको कुछ स्थितियों पर मार्क खानी पड़ सकती है जी। अगर नंबर कम है तो जी। लेकिन अगर आपके अंदर है वास्तव में लगे रहना तो आपके 70 हो, 75 हो, 80 हो, उस पर मायने नहीं रखता। आप कर तो लोगे लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। खासकर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा झेलने होता है। जैसे कि हम कोई प्राइवेट जॉब को कैच करते हैं, बड़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में, या कभी हम किसी ऐसे सरकारी पद के लिए जा रहे जहाँ इंटरव्यू है। तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, उसको था तो टैलेंट, बहुत कशमकश करनी पड़ी समझाने के लिए। अगर वही 12th फेल में अगर उसी के ही अच्छे नंबर होते हैं तो कशमकश नहीं करनी पड़ती। सर आज के दौर में सोशल मीडिया कितना इफेक्ट डाल रही है? देखिए, डिजिटल की तरफ अगर मैं देखूं तो डिजिटलाइजेशन की तरफ तो सबको जाना ही जाना है। बिल्कुल। बैंक में पहले डायरी पे क्रेडिट डेबिट लिखे जाते थे, लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, ये होना ही होना है क्योंकि आगे चलकर युग ही यही है। दूसरी बात है कि जो बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ रहे होते हैं, तो ये सोशल मीडिया से जुड़ना गलत नहीं है जी, उस पे आप देख क्या रहे हो।
किस नजरिए से देख रहे हैं। और अगर देखें ना तो ये सिर्फ एक नाम को बदनाम करने वाली स्थिति है जी। कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, बहुत लोगों ने यूट्यूब से बिजनेस भी बना ली, बिल्कुल, बहुत लोगों ने यूट्यूब से बहुत चीज सीखे भी हैं, मशीन तक बांध रहे हैं यूट्यूब से। कुछ लोग कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत शानदार कंटेंट डाल रहे हैं, मोटिवेशन कंटेंट डाल, आप जैसे सर यहाँ पर महोबा क्षेत्र में इतना वो करें, वो सब सोशल मीडिया से ही। लोग जानते तक नहीं थे कि वास्तव में इस क्षेत्र तक ही ऐसा होता है। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देना जरूरी नहीं होता सर। हम एक जगह जाएं, हमें क्या पता हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया, कौन सी न्यूज क्या हो गई, कैसे देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। दरअसल आज से 10 साल पहले देखेंगे कोई भी न्यूज आप देखिए टीवी पर, तो उस वक्त जो टीवी चलती थी उसको सोशल मीडिया का नाम क्यों नहीं रखा गया? नहीं, टीवी देख रहा है, क्यों? सोशल मीडिया। ये आप बात कहेंगे, आप नोएडा में पढ़ाते हैं, ऑफिस से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ गरीब बच्चा भी अपने गांव में वही क्लास देख रहा है। बिल्कुल, तो वो कहाँ से गलत हो सकता है? आप किसी भी चीज को, पानी है, पानी जीवन देता है, उसी पानी को बहुत सारा पी लीजिएगा, क्या होगा? मर जाएंगे। वही पानी बाढ़ के रूप में आ जाएगा, क्या होगा? तो किसी चीज का अल्प और अति, ये स्थिति दोनों खतरनाक है। उसको जिस हिसाब से आप कंट्रोल करोगे वो सब चीज शानदार होगी। अभी बात आती है हमारे यहाँ से मकरवई गांव से महोबा जिला के हिरेन जी हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ से एग्जाम्पल सेट किया है, इनने किया है कि एक छोटे से गांव से एक ऐसा गांव जो मकरवई हमारे यहाँ का नामी गांव आता है, क्रिमिनलों में आता है, वहां से पढ़ लिख के एक लड़का कबरई जैसे छोटे शहर में गया, कोचिंग का ज्यादा कहीं सहारा नहीं उसने लिया, वैसी चीजें हैं। तो उसने जो मैंने इंटरव्यू लिया था बताया उसने, आज वो आपकी टीम में आया है, उसने स्कॉलरशिप जीती है सर। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने वीडियो डाला था, आपने 1,20,000 कितना था? 1,20,000 का कुछ ऐसा था आपने जो इंटरव्यू स्कॉलरशिप का। जी हाँ, तो कितना आपको प्रेरणा लगी कि एक छोटे से गांव से, क्रिमिनल गांव से आके, और आज एक उस गांव का भी हर बंदा गर्व महसूस करता है कि हमारे गांव के लड़के ने नाम कर दिया और रॉ जैसी टीम में पहुंचा है आपके साथ में। कितना सर कैसा लगा? दरअसल एक हिरण्यकश्यप का जब समय था तो उसमें भक्त प्रहलाद भी था जी, और अगर आप उसको ही दबोच दोगे जी तो वो प्रहलाद कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ना कहीं कहानियाँ होंगी जी। तो अगर आप देखोगे तो नरसिम्हा जी थे, जब उन्होंने अवतार लिया था वो इसी बात के लिए लिया था जी। आप जैसे लोग अगर नरसिम्हा का काम करते रहेंगे तो हर एक क्षेत्र में, एक तो चलो ये तो एक ही गांव की बात है जी, हर एक क्षेत्र में, महोबा के हर एक गांव में, हर एक जिले के हर एक गांव में ऐसे बच्चे मिलेंगे जरूर, और उनकी बातों को ही बढ़ाने में ये हमारा उत्तरदायित्व तो हमें होना चाहिए। हमें खुशी भी होनी चाहिए कि वास्तव में हम इन बच्चों को हम आगे पुश क्यों नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, एक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कर दिया, टॉप कर दिया, ठीक है, हो गया, लेकिन उनको हम पुश नहीं करते हैं। अगर हम उनको आगे बढ़ा चढ़ा कर बताएं तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पायरेशंस होती हैं। बिल्कुल, कि अरे ये तो हमारे भैया हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ही बताऊंगा तो ये तो मास्टर जी तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब भैया जी बोलेंगे, जब दीदी जी बोलेंगे तो बिल्कुल आएगा। और एक ऐसी जगह से पढ़ लिख लेना वास्तव में जहाँ पर खूब सारा क्राइम रेट अच्छा खासा हो, या कहीं दबंगी ज़्यादा अच्छी खासी हो, या जहाँ लोग नहीं पढ़ते हों, वहाँ से पढ़कर निकलना वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है जी, वो एक तरीके से संघर्ष हो गया। बिल्कुल, और जो संघर्ष जीत गया वो जीवन जीत गया। हाँ, वो कहते हैं ना कि पहले आलोचना होगी फिर उसी की तारीफ भी होगी। अब बात आती है सर, कीरत सागर आप घूमे, बहुत अच्छा घूमे सर, आपको बच्चों का प्यार वहाँ बहुत अच्छा मिला। कीरत सागर से आपने क्या सर वो किया, क्या हमारे जो बुंदेलखंड के हैं आपको, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, हमारे महोबा की भी देखेंगे, आपके नोएडा की भी देखेंगे, यूपी के पूरे देखेंगे, भारत के भी पूरे देखेंगे, तो क्या आप 1-2 लाइनों में शॉर्ट में महोबा के लिए कीरत सागर की क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कीरत सागर का पहले मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं। जैसा कि मैं तो कभी आया नहीं था, मैंने देखा था कि जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं वो जो सामने पानी है, जल है, जलाशय है, तो बच्चे को उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जलाशय की तरह नहीं, पानी की तरह रही है एकदम निर्मल, साफ, स्वच्छ। मतलब कभी भी कुछ गंदगी डालो तो एक कोने पे लाके छोड़ दें जी, एक ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी बच्चे वहाँ पर कीरत सागर में पढ़ रहे हैं, मैंने देखे जब वहाँ पर, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर का मतलब जैसे बाकी पार्कों की अगर मैं तुलना करूँ, बाकी पार्क का मतलब जहाँ पर कंट्रोल नहीं है जी, तो वहाँ पर कल्चर बड़ा अजीब सा होता चला जाता है। मतलब लोग बैठे रहते हैं, उनकी पार्टियां चलती रहती हैं, सिगरेट के धुएं उड़ते रहते हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्था पार्कों में या ऐसी जगहों पर मतलब बिना कंट्रोल के होती आ रही है। लेकिन वहाँ पर मैंने एक इंसान नहीं देखा जो सिगरेट का कश लगा कर भी घूम रहा होगा, वो भी प्रतिबंधित है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो वो सिर्फ बच्चों का ही अनुशासन नहीं है, वो पूरे क्षेत्र का अनुशासन है। वो बच्चे तभी उस अनुशासन में पढ़ सकेंगे क्योंकि आसपास का ही अनुशासन उस तरीके से है। जो लोग नहा रहे हैं जलाशय में वो अच्छे से नहा रहे हैं, जो नाव में घूम रहे हैं अच्छे से घूम रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ अनुशासक स्थिति भी बहुत बढ़िया है और साफ सफाई का बड़ा वो था बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो मैं ही कहूँगा कीरत सागर एक तो हॉट प्लेस है, महोबा का ही बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड ही पड़ता है। तो आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे तो कीरत सागर, तो सर 12 जनवरी का अगर हो सके तो, बाकी तो सारे स्थान अच्छे ही हैं। हाँ, तो 12 जनवरी को सर हम सभी टीम की तरफ से, हमने कीरत सागर के स्टूडेंटों की तरफ से, महोबा की तरफ से 12 जनवरी को आपकी टीम को भी आमंत्रण देते हैं, एक प्रोग्राम रखते हैं 12 जनवरी को। तो वो आमंत्रण मैं दिल से स्वीकार करता हूँ और देखिए 99.9 100 ही मान लीजिए कि रोजगार विद अंकित की टीम आएगी जी। सर कीरत सागर जैसे आपने देखा, आपने बहुत युवाओं से मिले जी, सरकारी नौकरी में जो जॉब कर रहे हैं उनसे भी आप मिले, जो अभी बेरोजगार हैं उनसे भी मिले, दोनों में आपको क्या फर्क लगा सर अभी तक? देखिए दरअसल जो बेरोजगार तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा फिलहाल, वो अभी संघर्षरत हैं अभी जी। तो बेरोजगारी का तो बस एक टैग दे दिया जाता है। मेरे ख्याल से एक 12th मैंने पास किया और मैं 12th पास करते मैं बेरोजगार हो गया। तो शायद एक स्थिति है कि दोनों बच्चों में अंतर अपने आप ही आपको समझ में आता है और जो अंतर हमें शायद नहीं ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा संघर्ष में है उसको अगर मैं कहूँ कि तुम बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो, एक किसी की जॉब लगी हो मुस्कुराहट में है, दरअसल सी बात है मुस्कुराहट ही नहीं रहेगा। लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कीरत सागर में ये हमारा अनुशासन रहता है, कोई भी जॉब यहाँ से निकल जाए लेकिन जब भी जॉब के बाद आता है कीरत सागर जरूर जाता है, बार बार मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत से हमारे युवा हैं, एक हमारे रूपिन जी हैं जो फॉरेस्ट विभाग में हैं, उन्होंने एक पुरस्कार का भी वहां से अनाउंस किया है कि अपने गांव में जितनी भी लड़कियां जैसे कोई टॉप करेगी उतने परसेंटेज आएगी तो उसके नंबर देंगे। तो ये प्रेरणा का स्रोत इतना ज्यादा वो बना है, हर लड़का सोचता है मैं भी अपने ऐसे गांव में करूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये करना भी चाहिए। ये एक पहली बात तो जो हमारे जनरेशन के जो मुखिया होते हैं, जनरेशन के मुखिया में जो लोग उस जनरेशन को समझते हैं, हम पढ़ाई करवाते हैं, हम पढ़ाई को समझते हैं, उनको आगे आना ही चाहिए, वास्तविकता में आना चाहिए, वो आवश्यक प्रणाली है। आप आएंगे, आपके देख देखा और लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक योजना बनी तो उसमें सारे बच्चे पढ़ लेंगे, वो योजना एक तरफ धरी की धरी भी रह जाती है। उन्हीं लोगों को आना होगा जो उस क्षेत्र से निकले हैं, उस समाज से निकले हैं, उन परिस्थितियों को देखकर निकले हैं। अगर वो बता देंगे रास्ता क्या होगा तो बच्चे उसी के रास्ते पे भी चल लेंगे और ये होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, ये सभी लोगों को करना चाहिए जहाँ तक हो सकता है उनसे। सर मैं आपसे वो लाइनें थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, आप गुनगुना देते अपने उससे बड़े लड़ैया वाला सर। अच्छा, तो आप मेरे साथ ही बोलिएगा। मैं बोल दूंगा सर जी। बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो आपको कैसी ये लाइनें लगी, आप लोग बता सकते हैं? सर का इंटरव्यू कैसा लगा? और जो 12 जनवरी का सर ने बताया 9.99% ही, मतलब 100% ही है। तो 12 जनवरी को प्रोग्राम रखते हैं और सर ने जो बताया कीरत सागर के बारे में बताया कि बहुत अच्छा लगा। सर ने तारीफ भी की कीरत सागर की, क्योंकि अपना खुद बनाया कीरत सागर। बहुत ऐसा नहीं है कि सर ने बताया कि कोई वहाँ पर ऐसा नहीं कि जो अनुशासन में ना, सब अनुशासन में थे। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसा प्यार देते रहिए, सर को प्यार देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत